क्लास स्टार्ट होने से पहले और भी एक चीज बोलेंगे आप लोगों को कि कोई भी स्टूडेंट जो भी क्लासेस कर रहे हो, किसी भी तरह का शिकायत, कंप्लेन, कंफ्यूजन, पढ़ाई में डिस्टरबेंस अगर कुछ भी होता है तो इस दिन बताया करो, बेझिझक बोला करो, क्योंकि आपकी मैडम तो है नहीं यहाँ पे, वो सुनेंगे नहीं, आप बोलोगे तो हम जो है बोलेंगे नहीं कि स्टूडेंट बोल रहा था, लेकिन सजेशन दिया करो, क्योंकि अगर आप जब तक कमी नहीं बताएंगे तब तक कमी को सही नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो किसी भी जगह को सही करने के लिए कोई भी कमी होती है तो बताना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना, बताना चाहिए, बिंदास से बताना चाहिए, बेझिझक होकर, शर्माना नहीं चाहिए स्टूडेंट को। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, आज कुछ सवाल जवाब है जो हम आप लोगों से करने वाले हैं, और जिससे पूछा जाएगा वो बताएंगे। पहले हम पूछेंगे, हाथ उठाओ, जिनको पता होगा हाथ उठाएंगे, उसके बाद वो जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल है मेरा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 1, यूपीआई द्वारा अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? यूपीआई के माध्यम से मैक्सिमम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? किसी को पता है? पता है? और किसी को पता है? और भाई हाथ उठाएगा, ठीक है, सुनो आप बताएं। 20,000। आप बताओ 20,000। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई सर वही, ये बताइए। 50,000। यूपीआई 50,000 होता है? यूपीआई क्या होता है, कोई आइडिया नहीं? तो जब यूपीआई नहीं पता तो आप कैसे बोलेंगे 20,000 कैसे? यूपीआई नहीं देते हम, तो करके देखा था हम लोग, मेरे पास एक फोन पे है, किसी को डाल 21,000 डाल तो नहीं गया, 20,000 डाल चला गया। यूपीआई होता क्या है? मेरा सवाल है, यूपीआई होता क्या है? क्या होता है यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई जो है मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हो? एग्जांपल के तौर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, नाम सुना है ना, बहुत सारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर हम पैसा ट्रांसफर करते हैं तो इसको हम लोग यूपीआई के माध्यम से फंड ट्रांसफर कहते हैं। यूपीआई 1 लाख, अगर आप यूपीआई के माध्यम से किसी को पैसा ट्रांसफर करोगे तो वन टाइम में 1 लाख रुपए आप सेंड कर सकते हो। यस सर। ठीक है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उससे कम आप 1 रुपए भेज सकते हो। 1 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच में अपने मोबाइल से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? बताओ, हम डाल तो आप लोग जोर से बताओ कि यूपीआई के माध्यम से एक बार में कितना फंड कर सकते हैं ट्रांसफर? 1 लाख कर सकते हैं। और ये भी चल गया पता है कि यूपीआई क्या होता है। जितना भी एप्लीकेशन है, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, उससे जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसको यूपीआई कहते हैं। और यूपीआई आईडी भी समझ लो क्या होता है। यूपीआई आईडी जितना भी मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे पैसा ट्रांसफर करते हैं, हर मोबाइल एप्लीकेशन आपको एक यूपीआई आईडी देता है। एग्जांपल के तौर पर फोन पे यूज करते हो आप लोग, तो फोन पे में अगर स्टेट बैंक का आपके पास में अकाउंट है, फोन पे में स्टेट बैंक के अकाउंट को ऐड किया, ऐड करने के बाद में जब भी ऐड करते हो तो आपको वहां पे फोन पे कहता है कि यूपीआई आईडी आप जनरेट कीजिए जी। तो जैसे क्लिक करोगे आप तो वहां पे यूपीआई आईडी बन के आ जाता है, किसी का मोबाइल नंबर और @SBI या YBL करके या इस टाइप कुछ आता है XL। तो ये सारा यूपीआई आईडी रहता है, हर बैंक का अलग अलग, किसी का YBL, किसी का क्या है जी XIM होता है। हाँ, इस टाइप से 2-3 तरह का। तो मान के चलो कि अगर आपको किसी का मोबाइल खोला और आप पैसा ट्रांसफर करना है अपने अकाउंट में, तो आपको अपना यूपीआई आईडी पता रहेगा, तो वहां पे ऑप्शन रहता है यूपीआई आईडी डालने का, वहां आप डालो मोबाइल नंबर @YBL और वेरीफाई करोगे तो आपका नाम आ जाएगा, सेंड कर दो। क्या मोबाइल नंबर डाल के भी सकते हो, बारकोड को स्कैन भी कर सकते हो, पता होगा आपको जनरली, पता है कि नहीं? आजकल तो सब्जी दुकान में भी बारकोड रहता है, रहता है ना, तो नेचुरली है। तो ये जो बारकोड से स्कैन करते हैं, मोबाइल नंबर डाल के भेजते हैं पैसा, यूपीआई आईडी डाल के भेजते हैं पैसा, तो इसका मतलब ये सारा यूपीआई से ही होता है, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से ये सारा सुविधा होता है। ये यूपीआई है, हम लेट नहीं कर रहे हैं, लोग बोलते हैं ये लेट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एनईएफटी आरटीजीएस द्वारा अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? एनईएफटी आरटीजीएस द्वारा अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? सबसे पहले तो जानना होगा कि सवाल क्या पूछ रहा है। जब तक आप सवाल नहीं जानोगे तो उसका आंसर कैसे दोगे?
है ना? तो कितने लोगों को ये सवाल पता है? आइडिया है किसी को भी? नो आइडिया। चलो देखते हैं हम लोग क्या है। जब वो नहीं पता है तो $2 कहां से ले आया? ये अमाउंट बना ट्रांजैक्शन नहीं, मेरा एक चीज कहने का मतलब है कि आपको जब सवाल पता होगा तब तो जवाब देंगे। जवाब पता है, सवाल नहीं पता, मतलब आप रट लिए उसको, रट्टा मार चुके हो। रट्टा नहीं मार पढ़ाई करना भाई। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी और आरटीजीएस मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये है आरटीजीएस। ये दोनों सोर्स ऑफ मोड है पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। सोर्स ऑफ मोड, अगर पैसा किसी को ट्रांसफर करोगे तो उसका जो मोड होता है सोर्स ऑफ मोड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सोर्स ऑफ मोड को? उसके द्वारा, है ना? उपाय ये उपाय है, इसके द्वारा ही आप कर सकते हो। तो सोर्स ऑफ मोड है एनईएफटी, आरटीजीएस, एक और है यूपीआई, बता चुके हैं अभी आपको, है ना? तो यूपीआई से भी पैसा भेजेंगे, एनईएफटी के माध्यम से पैसा भेजेंगे और आरटीजीएस के माध्यम से भेजेंगे। तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यूपीआई को समझ में आ गया तो पहले बताया आपको। नेक्स्ट एनईएफटी का फुल फॉर्म बता दिया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी क्या होता है कि अगर कभी भी आपके अकाउंट में गवर्नमेंट कोई पैसा भेजता है तो मैक्सिमम एनईएफटी के माध्यम से आता है। एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप का पैसा आता है, 10th का पैसा आता है, 12th का आता है, तो गवर्नमेंट एनईएफटी का सिस्टम क्या होता है? 72 आवर्स के अंदर में किसी वक्त भी आपके अकाउंट में पैसा पहुंच सकता है। 72 घंटे के अंदर में किसी वक्त भी आपके अकाउंट में पैसा पहुंच सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास में एक नेट बैंकिंग है। क्या है? नेट बैंकिंग। समझो गौर से, नेट बैंकिंग क्या होता है? कोई आइडिया है? नहीं है। जितने भी अकाउंट होल्डर हो सभी लोग हो गए, हो कि नहीं हो? सभी लोग, कोई ऐसा नहीं है अकाउंट होल्डर? सभी है अकाउंट आपका? कौन बैंक में है? यूको बैंक में। आपका फिनो बैंक में। सबका अलग अलग बैंक है। जितना भी बैंक है सारा बैंक आपको इंटरनेट सर्विस की फैसिलिटी देता है। जितना भी बैंक है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, हर बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देता है। नेट बैंकिंग। कौन सा बैंकिंग? नेट बैंकिंग। सुना है नाम? सुने हो नाम? नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जिस काम के लिए, छोटा-छोटा काम के लिए बैंक जाते हो, और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो तो आपको बैंक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नेट बैंकिंग की सुविधा है। अब जब इतना अच्छा सुविधा है कि नेट बैंकिंग हम यूज करेंगे तो बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक जनरली क्यों जाते हैं हम लोग? बैंक जाने का जनरली क्या रीजन है? खाता अपडेट करना, उसका मतलब वेरी गुड। आपको अकाउंट स्टेटमेंट के लिए मतलब क्या बोलते हैं? पासबुक अपडेट बोलते हैं आप लोग। केवाईसी अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, केवाईसी करना हो गया, एटीएम कार्ड गुम हो गया लेने के लिए, एटीएम कार्ड को ब्लॉक करने के लिए, चेक बुक इशू करना है उसके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट को चेक बुक नहीं पता होगा। पता है चेक बुक? यस सर। चलो गुड, बहुत अच्छी बात है। हंसना नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। अभी के को तो होंगे, नहीं पता होगा। तो चेक बुक इशू करने के लिए या इस टाइप का कोई भी सर्विस आपको लेना है तो आप बैंक जाते हो। चलते हो ना बैंक? बैंक जाने के मतलब 1-2 घंटा तो लग ही जाता है। अगर केवाईसी कराने जाओगे तो कभी पूरा दिन लग जाएगा आपको, निकासी करने के लिए, जमा करने के लिए, सब चीजें। तो आप ध्यान दो, नेट बैंकिंग में क्या फैसिलिटी है कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, ध्यान दीजिए, नेट बैंकिंग यूज करते हो तो सबसे पहले अगर आपका एटीएम कार्ड गुम हो गया तो आपको कहीं नहीं जाना है, कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में इंटरनेट बैंकिंग खोलना है और उसको लॉगिन करने के बाद में आपको वहां पे एटीएम को ब्लॉक करने का ऑप्शन देता है। आप अपना एटीएम खुद से ब्लॉक कर सकते हैं। एटीएम गुम हो गया है तो अब जब ब्लॉक कर देंगे तो एटीएम आपका जो है वहां से कोई पैसा निकाल नहीं सकता है। और अगर मान के चलो एटीएम कहीं घर में ही गुम हो गया था और एटीएम कार्ड मिल गया आपको तो वहीं से एटीएम का लॉक भी अनलॉक कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी है नेट बैंकिंग में। इसके लिए आपको बहुत पावर मिलना पड़ता है, ब्रांच जो एप्लीकेशन दो या कस्टमर फोन करो, बहुत है। लेकिन आप लोग हो रहे हो डिजिटल, कंप्यूटर सीख रहे हो, जनरेशन चेंज हो रहा है तो ये काम खुद कर सकते हो। तो भाई चेक बुक इशू कर दो, बैंक जाओ, फॉर्म भरो, जमा करो, होगा कि नहीं होगा? नेट बैंकिंग खोलना है, अप्लाई चेक बुक करना हो गया। यस सर। अप्लाई करना है क्रेडिट कार्ड सुनो, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, उसके लिए बैंक जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, अप्रूव होगा या नहीं होगा पता नहीं। नेट बैंकिंग है तो ओपन करना है नेट बैंकिंग और वहां पे ऑप्शन देता है अप्लाई क्रेडिट कार्ड। अप्लाई करेंगे क्रेडिट कार्ड, अगर बैंक बोलेगा कि इसको देना चाहिए तो आपको भेज देगा और नहीं लगेगा तो वो प्रोसेस में रखेगा।
तो ये सारा बेनिफिट है। अगर आपको चाहिए कि 1 साल पहले मेरे अकाउंट में पैसा इस आदमी का आया था कि नहीं, 1 साल पहले एग्जांपल के तौर पे 1 साल पहले कोई आदमी पैसा भेजा आपके अकाउंट में, अब वो आया कि पैसा हम भेज चुके हैं, आप कहते हो कि पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया, आपको याद नहीं है, तो वो बोलेगा कि ठीक है 1 साल पहले का पासबुक पूरा अप टू डेट। बैंक जाओगे तो 1 साल पहले का नहीं करेगा, वो अप टू डेट करेगा, बिल्कुल लेकर भगा देगा आपको। कभी कभी कर सकता है, सकल तक के करता है, तो देखता है बढ़िया आदमी है, पैसा वाला है, कर देगा, नहीं तो नॉर्मल रूप भगा देगा। ऐसा बैंक में देखा है, ऐसे ही बोलते हैं, है सही बात, नहीं करेगा। तो इंटरनेट बैंकिंग रहेगा आपके पास में, तो 1 साल पहले का पूरे महीने का आप देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में कब किस डेट में कौन कितना पैसा भेजा था। जब ये आप देख सकते हो खुद से घर पे, तो बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अभी कोई भी इंसान लोन लेता है तो उसको बोलता है कि 1 साल का स्टेटमेंट चाहिए, 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट कि 1 साल में कितना लेन देन हुआ है। तो क्या होता है ना कि जो लोग बैंक जाते हैं तो 2 बार 3 बार दौड़ाते हैं, आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, लिंक फेल है। लेकिन नेट बैंकिंग है तो 1 साल का पूरा डिटेल निकाल करके आप ड्रॉन वाले को दे सकते हो, ये मेरा डिटेल है, स्टेटमेंट है मेरा। मोबाइल से भी हो सकता है। हाँ, इंटरनेट जहाँ चलेगा उससे आप कर सकते मोबाइल हैं। नंबर डायरेक्टली आ तो पासबुक में पासबुक में जैसे अकाउंट में रहता है मोबाइल नंबर। देखो बता रहे हैं, अकाउंट का अगर सारा फैसिलिटी आपको लेना है तो अपने अकाउंट में सारा कुछ अप टू डेट रखना पड़ेगा। अपने अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि पासवर्ड भूल जाते हो वो लिख आता है उसके ऊपर में, है ना, वो सारा चीज अप टू डेट रखो, क्योंकि आपका अकाउंट है, आधा काम क्यों करोगे, समझ लो। तो इसी तरीके से ये क्लियर हो गया। तो नेट बैंकिंग में इसका बेनिफिट है। तो नेट बैंकिंग जब अगर किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। जब भी इंटरनेट बैंकिंग खोलोगे ना तो आपको ऑप्शन देगा एनईएफटी, आरटीजीएस, है ना, ये ऑप्शन देगा। तो एनईएफटी में क्लिक करके अगर किसी को ट्रांसफर करते हो पैसा, तो पैसा आपका उसके अकाउंट में तुरंत जा भी सकता है और आपको एक दिन टाइम भी लग सकता है, 72 आवर्स लगता है टाइम। सैटरडे अगर मान के चलो आज कौन दिन है, सैटरडे है, अगर आज आप पैसा भेजते हो अभी लगभग 12-1 बजे के बाद में, तो वो पैसा आज भी नहीं जाएगा उसके अकाउंट में, आपके अकाउंट से कट गया, दिखा देगा चला गया, उसके अकाउंट में नहीं मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा, कल संडे भी नहीं मिलेगा, मंडे हो सकता है उसके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसीलिए वर्किंग आवर में काम करता है एनईएफटी। एनईएफटी के द्वारा पैसा ट्रांसफर करोगे तो आपको 1 रुपए भी चार्ज नहीं कटता है। अदरवाइज आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करोगे तो आपके अकाउंट से कुछ चार्ज करता है 40 रुपीस या 50 रुपीस के आसपास। आरटीजीएस में मिनिमम क्या प्रोसेस है, आरटीजीएस रेट के द्वारा अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं मिनिमम कितना होता है, मिनिमम 2 लाख रुपए आरटीजीएस में। एनईएफटी की बात नहीं कर रहे हैं, आरटीजीएस की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। अगर आरटीजीएस में क्लिक करके फंड ट्रांसफर करोगे तो 2 लाख से कम करोगे तो नहीं जाएगा, 2 लाख से ऊपर करोगे तब जाएगा। ज्यादातर जो लोग बिजनेसमैन लोग हैं वो आरटीजीएस करते हैं, और एनईएफटी में आप 1 रुपया ही भेज सकते हो, एनईएफटी में आप 1 रुपया ही भेज सकते हो। और मैक्सिमम जो है इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, चाहिए क्या, नो लिमिट। आप जो है इसका कोई लिमिट नहीं है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख आप भेज सकते हो एक बार में, वन टाइम में। ये आपको यूपीआई में नहीं मिलेगा। अगर किसी के अकाउंट में आपको 10 लाख ट्रांसफर करना है तो आप आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से 10 लाख 20 लाख 50 लाख भेज सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट है? चलो हम पूछते हैं, यूपीआई में मैक्सिमम कितना पैसा भेज सकते हैं बताओ। यूपीआई के माध्यम से अधिकतम कितना पैसा भेज सकते हैं, कितना, 1 लाख 1 लाख 1 मिलियन 1 लाख रुपए इसके माध्यम से यूपीआई। और यूपीआई से मिनिमम कितना भेज सकते हैं, 1 रुपया। ठीक है, एनईएफटी से मिनिमम कितना भेज सकते हैं, 1 रुपया। और एनईएफटी से मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं, नो लिमिट। 2 रुपए कम बोला है, 2 रुपये 2 रुपए बोला है, कोई नहीं बोला है, लगा 2 रुपए बोला है। तो
आरटीजीएस से मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं और मिनिमम 2 लाख 2 लाख मिनिमम, मैक्सिमम नो लिमिट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे लिख के भी आ गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी का फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर कोई पूछता है आपसे भाई ये रियल टाइम क्या होता है, क्या मतलब होता है रियल टाइम? रियल टाइम का मतलब इंस्टेंट, रियल टाइम का मतलब तुरंत, सही समय पर। सही समय कब होता है? जब आपको पैसा अभी भेजे और अभी तुरंत मिल गया आपको, बिना वेट किए, तो वो सही समय कहलाएगा। और 72 घंटे के अंदर मिलता है आपको, तो वो सही समय नहीं हुआ, वो किसी वक्त भी आ सकता है, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। तो रियल टाइम सही समय बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जीमेल से हम अधिकतम कितना एमबी तक अटैचमेंट भेज सकते हैं? जीमेल तो पता ही होगा सभी को, कितने को नहीं पता है? हमें तो जीमेल पता, जीमेल जितने को पता है हाथ उठाओ। सोच को नहीं पता है, हाथ पर उठाया करो यार। ठीक है, उठाने से थोड़ा सा एनर्जी आता है, इसलिए उठाते हैं। जीमेल से जो हम लोग अटैचमेंट भेजते हैं, तो मैक्सिमम कितना बताओ? बताओ 25। आप बताइए। 25 श्योर हो? एमबी पक्का? देखते हैं। नहीं आया कुछ। हुआ स्लो। कैसा आंसर बनाया गया है? धुंधला हो गया है। उसमें लाइट ही करते हैं। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ना? 25 एमबी तक। जीमेल से अगर कोई भी ईमेल हम भेजते हैं, किसी भी तरह का मेल करते हैं, तो उसमें जो अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट, उसका जो साइज होगा वो 25 एमबी तक ही होना चाहिए। 25 एमबी से ऊपर नहीं जाएगा, वो अटक जाएगा। ठीक है, अब आगे पूछते हैं एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जीमेल और ईमेल में क्या अंतर है? सुना है ना जीमेल? ईमेल भी सुना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीमेल और ईमेल? बताओ, कौन बताएगा? ये सब क्वेश्चंस है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चंस है। कोई पूछ दिया हो कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए, तो आईटी वर्ल्ड में जाते हैं। तो बताओ जीमेल में ईमेल में क्या अंतर है? क्या आईटी वर्ल्ड का नाम कटा दोगे आप लोग? ईमेल तो सुने होंगे, जीमेल में सुने होंगे। कभी कोशिश किया है कि दोनों का अंतर समझ पूछे किसी से, भाई ईमेल क्या है जीमेल क्या है? दोनों तो मिलता जुलता है, भाई भाई लगता है ना? तो नाम अलग अलग कैसे है? जब दोनों एक ही है तो नाम कैसे अलग अलग? कुछ तो होगा। तो फिर ईमेल क्यों नहीं बोलते हैं, जीमेल क्यों बोलते हैं? इस क्वेश्चन पे कभी गौर नहीं किया। आज गौर करना है, बता दे या गौर करके आओगे? गौर करके आएंगे सर। गौर करके आओगे? नहीं सर, अभी नहीं सर, आप बता दीजिए ना। आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत ईमेल का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलो आप जीमेल का नाम सुनो, जीमेल सब सुने हो, आप याहू का नाम सुने हो? यस सर। याहू 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 सुने हो? याहू यस सुने हो? आउटलुक आउटलुक सुने हो? यस सर। रेडिट मेल सुने हो? नहीं नहीं। जावा सुनो। जावा का बात नहीं आ रहा, जावा का काम नहीं। ये जितना भी चीजें बोला ना, जितना भी बोला, हमने बोला जीमेल, हमने बोला याहू, हमने बोला outlook.com, redismail.com, ये जितना भी चीज हमने बोला, ये सारा वही चीज है जो जीमेल है। जो काम जीमेल का है, जीमेल का काम तो पता होगा आप लोगों को। जीमेल का काम पता है क्या काम है? क्या काम है? जीमेल का बताओ।
ये जीमेल नहीं पता है? गूगल कंपनी सर्विस देती है ना सर? जीमेल क्या है? जीमेल से हम लोग ईमेल करते हैं, किसी को मेल करते हैं। जीमेल के अंदर मेल करते हैं ना, ईमेल है ना सर? जीमेल जो है उससे हम लोग किसी को मेल करते हैं मेल। किसी को कुछ भेजना हो गया तो उसको भेजते हैं जीमेल कॉल करके। सीधा व्हाट्सएप में भेजेगा। नहीं, व्हाट्सएप अलग चीज है, जीमेल और ईमेल अलग चीज है। जीमेल देखो एक चीज बता रहा आपको, जितने भी यूजर है, मोबाइल यूजर स्मार्टफोन के, वो सारे मोबाइल यूजर को पड़ती है जरूरत ईमेल की। बिना ईमेल का तो मोबाइल काम नहीं करेगा, डब्बा मोबाइल, पता है कोई चीज? जब तक ईमेल नहीं होगा आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। ईमेल सबके पास में रहता है, यहाँ तक कि अगर दुकान में जाते हो मोबाइल खरीदने के लिए और आप जाहिल हो, नहीं पता तो दुकानदारी को ईमेल बना के आपके नाम पर डाल देंगे, लॉगिन कर देगा आपका मोबाइल फोन। उसके बाद से आपका ईमेल तो हो गया, आप जानते भी नहीं हो कि ईमेल क्या, पासवर्ड क्या, मोबाइल चालू हो गया, काम खत्म। यही है ना, तो जाना चाहिए। जीमेल देखिए ये चीज इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ आया हम उसको अच्छे से बताते हैं आप लोगों को, इसको समझना है। सबसे पहले हम क्रोम खोलते हैं, उसको समझने का कोशिश करो आप। क्रोम खोल लिया, सबको पता है कैसे खुलता है क्रोम? हम लोग चलो गूगल खोल लेते हैं पहले। क्रोम के अंदर में हमने गूगल खोला गूगल, कहीं पे देखो जीमेल लिखा हुआ, वहां पे जीमेल लिखा हुआ, ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ जीमेल। जैसे जीमेल में आप क्लिक करोगे तो जीमेल क्या करेगा, आपको अलाउ करता है, आपको परमिशन देता है कि अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, फोटो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, मैसेज लिख के भेज सकते हो, जस्ट लाइक व्हाट्सएप से भेजते हो। लेकिन ध्यान देना व्हाट्सएप जो है और जीमेल जो है, देखो ये लॉगिन हो गया, किसी को बुला हुआ है ना, ये कंपोज लिखा हुआ है, कंपोज में क्लिक करोगे तो आपका बॉक्स खुल जाएगा। कंपोज में क्लिक करते हैं, एक बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ पर टू कह रहा है, टू का मतलब जिसको भेजना है, मान लो तो ये एक ईमेल आईडी है मेरा है, मैं क्लिक किया और यहाँ पे सब्जेक्ट में डाल दिया कुछ भी, टीई टेक्स्ट, टेस्ट में सॉरी टेस्ट में, ठीक है, डाल दिया। और यहाँ पे सेंड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेंड में क्लिक करोगे, क्लिक करोगे ये चला गया, ये लगता है मेल भी मेरे ही खुला हुआ है, तो यहाँ पे आएगा टेस्ट मेल, दिख रहा है ऊपर में, दिख रहा है मी मतलब मेरा मेल खुला हुआ था। अगर मान लो आपके पास मोबाइल फोन है और अपने मोबाइल फोन में एसएमएस पे क्लिक करते हो और एसएमएस में क्लिक करने के बाद में अपना ही नंबर देते हो और सेंड करते हो, आपके नंबर पे आएगा। उसी तरीके से मेरा ईमेल खुला हुआ था, मतलब मेरा जीमेल आईडी खुला हुआ है, अपने जीमेल आईडी से हमने ईमेल किया तो अपने आप को ईमेल किए, अपना ईमेल डाले, अपना ईमेल आईडी और भेजे तो मेरे ही ईमेल में वो आ गया। कोई और भेजता है ईमेल तो उसका नाम आता है यहाँ पे, बोलिए ना भेजते हैं। क्या बोले? AH SAN 00776। कैसे बोलेंगे सर? AHSAN 00776। लिखो ना, ये ईमेल आईडी है, सभी का स्ट्रक्चर कुछ यूनिक होता है ईमेल आईडी, ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर इस ईमेल आईडी को आप नोट कर लेते हो और आपका जीमेल आईडी है, लॉगिन करोगे, मेरा ईमेल डालोगे टू में कुछ लिख के भेजोगे तो मेरे पास वो आ जाएगा। अभी तो वो भेज रहा है, भेज दिया है। ये ईमेल इसी तरीके से खुलता है, ठीक है। कंपोज का मतलब होता है आपको किसी को ईमेल सेंड करना है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अभी हम लोग जीमेल खोला है और जीमेल क्या देता है आपको परमिशन, किसी को अपना संदेश भेजने के लिए।
ईमेल के माध्यम से, मतलब ईमेल और जीमेल आपको समझाए थे, इसे तो कंफ्यूजन हो रहा है। अगर जीमेल के माध्यम से किसी को भी अगर आप भेजते हो कोई मैसेज तो उसको ईमेल कहते हैं, ईमेल करना कहते हैं। हम ईमेल कर चुके हैं। किसी जीमेल एक कंपनी है, जीमेल एक कंपनी है, जीमेल एक डोमेन है, जीमेल एक सॉफ्टवेयर है, जीमेल एक एप्लीकेशन है, जीमेल में बहुत कुछ है। जीमेल के माध्यम से हम लोग किसी को मैसेज भेज सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप से मैसेज भेज सकते हैं। क्लियर है? वैसे अब जब वो मैसेज को आ गया, राजवीर राज है, उन्होंने कुछ भेजा मेरे मोबाइल में, ये जीमेल में, जैसे क्लिक किया वो आ गया, गुड आफ्टरनून सर, उन्होंने लिख के भेजा। अब हमको भेजना होगा तो यहाँ पे टाइप कर देंगे और चाहे तो वीडियो पे अटैच कर सकते हैं। तो ईमेल के ये जो जीमेल आईडी था, जीमेल आईडी के माध्यम से ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये जो आदान प्रदान है ना मेल का, जो वो मैसेज भेजा फिर उसको भेजेंगे, इस प्रोसेस को ईमेल कहते हैं। समझे क्या होता है ईमेल? इस प्रोसेस को ईमेल कहते हैं। मेल रिसीव करना और मेल को भेजना, मेल रिसीव करना, मेल को भेजना, ये आपका ईमेल आ रहा है और जा रहा है। लेकिन जीमेल क्या हुआ? जीमेल एक सॉफ्टवेयर है या एक एप्लीकेशन है या एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है। जीमेल क्या करता है? आपको परमिशन देता है किसी भी ईमेल को करने के लिए, और ईमेल कहते हैं कोई भी मेल किसी पर्सन होता है। तो जिस तरीके से जीमेल आपको यह सुविधा करता है प्रोवाइड, इसी तरीके से रेडिस भी करता है। देख लो एक बार हम रेडिस दिखाए थे आपको। आपको गूगल में सर्च करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे खुला रेडिट मेल, खुला ना, ऊपर दिख रहा है रेडिट मेल, ये है लिखा हुआ है यहाँ पे रेडिट मेल। अब यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड आप डालोगे और साइन इन में क्लिक करोगे तो आपको उसी टाइप का एक मेल खुल जाएगा जैसे जीमेल का खुला था। और इसमें से भी आप जो है किसी को मेल भेज सकते हो और इसमें भी आपको मेल भेजेगा तो आप रिसीव कर सकते हो। जिस तरीके से आप सुना होगा, एयरटेल सुना है, जियो सुना है, उसके बाद आइडिया सुना है, वोडाफोन सुना है, यूनिवर्स सुना है, इतना सारा क्या है ये सब चीज? क्या है ये सर? सिम है। अलग अलग कंपनी है और हर कंपनी के पास में अपना अपना सिम है जो आपको करता है प्रोवाइड। ऐसा है कि आप एयरटेल का सिम ले लिए, उसी में यूनिवर्स भी, उसी में जियो भी, उसी में सब अलग अलग कंपनी है, लेकिन सबका काम एक ही है। सारा एक ही काम करने का आपको जो भी प्रोसेस है सारी कंपनी में एक ही है। कॉल पिकअप करना, कॉल कट करना, कॉल रिसीव करना और आईएसपी प्रोवाइड करना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे जियो का लेता है, जियो आपको नेट देगी, जियो कॉल करने देगी, एयरटेल का लिए वो देगी, दोनों सेम काम है। सेम इसी तरीके से जीमेल का काम जो है वही काम रेडिट मेल का है। समझ गए? वही काम याहू का है। तो यहाँ पे याहू है, याहू खुला, यहाँ यूजर नेम डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड आएगा, सबमिट करेंगे, फिर वही खुल जाएगा ईमेल की तरह से जैसे जीमेल में खोले थे हम लोग। तो ये क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ ना आपको? याहू क्या है, रेडिट मेल क्या है और जीमेल क्या है? तीनों एक ही चीज है, तीनों का काम एक ही है, अलग अलग कंपनी है। तीनों का काम से तीनों में मेल आता है, आप मिल जाता है। लेकिन आप लोग जीमेल इसलिए जानते हो क्योंकि यहाँ पर सभी कोई जीमेल यूज करते हो, उसके अलावा हम लोग को पता ही नहीं और भी कुछ दुनिया में। जिस तरीके से एयरटेल छा गया, नया एयरटेल, सब एयरटेल, एयरटेल हल्ला हो गया, एयरटेल सब एयरटेल। आपको सिर्फ जियो, जियो तो नहीं दिखा होता है, जियो नहीं पता होगा, नहीं बोलोगे ना। लेकिन अगर आपको समझा दिया जाएगा तो जियो की वही सुविधा। इसी तरीके से ये है, जीमेल सब जानते थे, उसके अलावा नहीं। तो ये चीज समझ में आ गया कि जीमेल ही नहीं है। क्या जीमेल कंपनी वाला अगर मर जाएगा तो इसका मतलब क्या मेल नहीं करेगा हम यूज? ऐसा नहीं है ना। एयरटेल चला गया तो क्या मोबाइल फोन खत्म? नहीं ना, दूसरा कंपनी है ना। जस्ट लाइक यही तरीके से बहुत है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी कंपनी के साथ में आप ईमेल आईडी यूज कर सकते हो। एक इंसान 2-3 मोबाइल फोन का नंबर ले सकता है, जियो यूज कर सकता है, एयरटेल कर सकते हो ना।
जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया से पूछ सकते हो। उसी तरीके से याहू में भी ईमेल हो सकता है, जीमेल में भी हो सकता है, और रेडिट में भी हो सकता है, आउटलुक में भी हो सकता है। या तो याहू का एक दिखाते हैं आउटलुक कैसे खुलता है। देखो ये आउटलुक है, दिख रहा है ना। हाँ, ऊपर में देखो कोना में साइन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपको पूछ लेगा, यहाँ पे मांग रहा है ईमेल आईडी एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमने लिखा it1security@outlook.com, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में जीमेल में एक और होता है तो लास्ट में @gmail.com होता है। अगर आपका ईमेल आईडी याहू में होता तो लास्ट में @yahoo.com होता है। reditmail.com होता है तो @reditmail.com होता है। हर कंपनी, जिस कंपनी का तुम ईमेल यूज कर रहे हो, लास्ट में उस कंपनी का डोमेन नेम होता है। समझ लेना डाला, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब बोला पासवर्ड याद नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। देखो जीमेल पे इसी तरह खुलता है, कुछ खुलता है जीमेल पे, इसमें इस तरह खुल रहा है, खुल गया उसी टाइप से खुला, लेकिन थोड़ा सा दिखने का तरीका अलग था, है ना। अब देखो यहाँ उसमें लिखा हुआ था कंपोज, एग्जाम में है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू मेल, और वहां पे लिखा हुआ था ऐसे जगह पे कंपोज। किसमें लिखा हुआ था कंपोज? जीमेल में लिखा हुआ था। वहां पे कंपोज क्लिक करोगे तो आपको मेल करके देगा। यहाँ पे न्यू मेल में क्लिक करोगे तो उसी तरह खुलेगा, आपको ईमेल करके देगा। तो अलग अलग सब में सब कंपनी का सिस्टम है। यहाँ इनबॉक्स है, ये सब मेल आया है, गया है, आप क्लिक करोगे तो ये सारा चीज है। और सारी कंपनी बहुत अच्छी है, आप एक साथ 2 3 4 ईमेल आईडी यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल देते हैं, ये लगा है सूरज का ईमेल आईडी है अभी मिसाल के तौर पर suraj@gmail.com, और सूरज कोई स्कूल खोलता है, स्कूल का नाम कुछ कर दिया, मान के चलो कि कुछ भी नाम बताओ, सोचो एक नाम स्कूल का, मान लो बीटी एकेडमी रख दिया स्कूल का नाम है, भी हो गए नाम तो बीटी एकेडमी। तो अब मान के चलो कि इसका ईमेल आईडी suraj@gmail.com है, तो आप स्कूल के नाम से बना सकते हो दूसरे कंपनी में, आउटलुक को बना लो, ठीक है ना, कि बीटी एकेडमी @outlook.com या yahoo.com, या तुम जीमेल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अलग अलग नाम से अलग अलग अकाउंट बना सकते हो। तो ये तो समझ में आ गया आपको। सर इससे मतलब हम किसी को संदेश भेज रहे हैं तो ये वाला एप्लीकेशन जिसको भेज रहे हैं उसके फोन में होना चाहिए। जीमेल में भेजते हो तो क्या होता है, जीमेल में भेजते हैं इंटरनेट, अगर किसी को भी आप भेज रहे हो, जिसको भी आप ईमेल करोगे उसके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। जिसको आप मोबाइल से एसएमएस करते हो तो जिसके पास सिम रहता है उसी को तो करते हो, ऐसा है उसके पास सिम नहीं है, नंबर नहीं है, उसको मैसेज कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों हंस रही है तुम? पूरा एग्जांपल देख के हंस रही है। इसीलिए अगर जिसके पास ईमेल आईडी होगा उसी को ईमेल कर सकते हैं। कीपैड वाला हां, आप ईमेल आईडी होगा तो ईमेल कर देंगे, आप ईमेल खोल के वो चेक करेगा जहां इंटरनेट होगा, जहां भी नेट होगा क्रोम खोलेगा, ईमेल खोल लेगा। हां, कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब कोई कंफ्यूजन मत होना कि ईमेल और जीमेल क्या होता है, और सिर्फ जीमेल के भरोसे नहीं बैठना है, समझे ना। कोशिश करना, मेरा काम है हिंट देना, बाकी काम आपका है, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन पढ़ाए हैं उस पे कैसे काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आगे। किस कार्ड के लिए सबसे पहले भुगतान करना पड़ता है? किस कार्ड के लिए पहले भुगतान करना पड़ता है? नंबर 1 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गोल्ड कार्ड, ऑल ऑफ द एबव। क्रेडिट कार्ड कितने लोगों को पता है?
क्वेश्चन समझ लो पहले। सर डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड और कुछ बोलेगा? हाँ आप बोलिए, फिर से बोलिए, आप सही जा रहे थे। डेबिट कार्ड मतलब होगा, ऐसा डेबिट कार्ड ही होगा। क्रेडिट कार्ड में तो लोन लिया जो फोन ऐसा होता है। मैं इसके इसका बाद भी आंसर है, इतना बताएं। क्रेडिट आप कार्ड क्या बोल रहे थे सर? कल कोई आइडिया है आपको? तो ये आपको आइडिया कुछ? किसी को आइडिया कुछ भी है? यहाँ पे आइडिया है? नहीं। देखो ध्यान दो, किस कार्ड के लिए पहले से भुगतान करना पड़ता है? कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो पता ही है, पता है ना? पहले लेना उसके बाद देना। क्रेडिट कार्ड में पैसा रहता है पहले से, आपको भरना नहीं पड़ता है। अगर कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दी है तो उसमें पहले से पैसा भरा रहता है। आप जाओ एटीएम डालो, एटीएम मशीन में पैसा निकल जाएगा। एक बार में पैसा नहीं भी रहेगा तो निकल जाएगा पैसा। ये कार्ड बैंक से मिलता है। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड ही एक ऐसा कार्ड है, उसको एटीएम कार्ड भी कहते हैं। जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तब तक डेबिट कार्ड से पैसा नहीं भी निकलेगा। तो इस कार्ड को यूज करने के लिए पहले पैसा भरना पड़ता है, तब इस कार्ड को यूज करेंगे। और इस कार्ड को यूज करने के लिए पैसा भरने की जरूरत नहीं है, पैसा भरा रहता है पहले से बैंक रिवर पे। तो इसका आंसर ये होगा, किस कार्ड के लिए पहले से भुगतान करना पड़ता है? पहले से आप भुगतान करोगे इसके लिए यस, गोल्ड कार्ड का डेबिट कार्ड। अरे सर जैसे पैसा ट्रांजैक्शन से हम डेबिट कार्ड से पैसा निकालते हैं, एक ही दिन में एक ही मशीन में मतलब एक ही टाइम पे से निकालेंगे, फिर तुरंत 1-2 मिनट बाद निकालते हैं जो डेबिट कार्ड से पैसा क्यों काट लेता है? आपके डेबिट कार्ड से पैसा क्यों काटता है? देखो हर बैंक का एक अलग-अलग कुछ नियम और रूल्स है। यस सर, एसबीआई की लिमिटेशन 3 है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल सही बोले आप, स्टेट बैंक में 3 लिमिटेशन है। स्टेट बैंक के एटीएम में अगर आप स्टेट बैंक का एटीएम लेके जाओगे तो 3 बार, पहला बार निकालोगे तो नहीं कटेगा कभी, दूसरे बार में नहीं कटेगा, तीसरे बार में नहीं कटेगा, और चौथे बार में कट जाएगा 19 रुपए या 20 रुपए कटेगा। यस एक ही दिन में थर्ड ट्रांजैक्शन पे कटेगा 1 महीना में। वो तो चेक भी करेगा। 1 महीना में सिर्फ 3 बार। 1 महीना में सिर्फ 3 बार निकाल सकते हो फ्री में। स्टेट बैंक का एटीएम है तो स्टेट बैंक के एटीएम से ही, लेकिन स्टेट बैंक का एटीएम अगर है और दूसरे बैंक का एटीएम से निकालोगे तो पैसा काटेगा एक बार में। ये भी है सर। समझे? ये रूल्स है हर बैंक का। आगे बढ़े। जो गोल्ड गोल्ड कार्ड कार्ड गोल्ड कार्ड को कार्ड नहीं होता सीधा होगा। गोल्ड लोन में नहीं गोल्ड कार्ड बोले, गोल्ड कार्ड नहीं है। गोल्डन कार्ड कहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड को। जी आयुष्मान भारत कार्ड नाम सुने हो? इसलिए स्वास्थ्य कार्ड इसको कहते हैं सर। मोदी वाला ना सर, हाँ मोदी वाला प्याज नाम लो, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने निकाला एक योजना, आरोग्य योजना, आरोग्य योजना पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऐसे नाम है पूरा। है ना? उस योजना के तहत सरकार एक कार्ड देती है गरीबों को जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है पूरे इंडिया में किसी भी प्राइवेट अस्पताल में। कार्ड देता है ना 5 लाख का। उस कार्ड को कहते हैं गोल्डन कार्ड। समझ गए? ये गोल्ड कार्ड उस कार्ड का वो कर लगता है। क्या पूछे आप? सर ये बोले थे आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना पड़ता है, कार्ड कोई कर करता है। पहले वो कार्ड मिलता है ना आपको? वो सर सब मिला हुआ रहता है, अलग-अलग सब बाद में निकालना पड़ता है। पहले चिट्ठी आता है, हाँ, पहले प्रधानमंत्री चिट्ठी भेजेगा आपको उसके बाद कि आप लोग जो है बना सकते बना सकते हो। आप चिट्ठी लेकर के आओगे मेरे पास में, तो हम कार्ड बना करके सबको देंगे। उस कार्ड को कहते हैं गोल्डन कार्ड। कौन सा लगे होते गाय नहीं मेरा कहाँ गए थे? तो हम इसमें करवाए थे, कहाँ पर गए थे? अपने बनाए थे। सर। हाँ सर, एक बार पहले बहुत पहले इसीलिए दिक्कत हो गया। यहाँ निकलवा दो, निकल जाएगा, निकलवा लो, चेक निकल जाएगा। कोई प्रूफ नहीं है सर, राशन कार्ड है, आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है। निकल जाएगा उसी से। ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन था यूएसएसडी का फुल रूप क्या है? यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? नंबर 1 अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। सीधा मार दिया सर, हैं? सीधा एक नंबर मार दीजिए। ऐसे कैसे मारेंगे? चलो ठीक है, ये जो नीचे वाला था रॉन्ग आंसर है, ये नोट सही है। सब रॉन्ग है। एक नंबर सही है। यूएसएसडी का पूरा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा क्या होता है? यूएसएसडी ये तो पढ़े हो ना, पढ़ी हो ना कमल, बताओ यूएसएसडी क्या है? यूएसएसडी से बेसिक फोन से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। यूएसएसडी से बेसिक फोन से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
यूएसएसडी एक कोड होता है *99#। अगर आपके पास में बेसिक मोबाइल फोन है तो *99# प्रेस करके आप किसी को भी पैसा कर सकते हो ट्रांसफर। बेसिक फोन मतलब बटन वाला, उसमें नेट की जरूरत नहीं है। बेसिक फोन के कारण आएगा, मान लीजिए बस एक सिम है तो उस सिम से एक ही नंबर से एक ही अकाउंट एक ही बैंक में चला तीनों भारत का अकाउंट है, तीनों वही मोबाइल नंबर लिंक है तो उनको पैसा नहीं होगा। हाँ तो उसके लिए है उपाय सर कि उसमें मतलब जो यूज करते हैं उसमें प्राइमरी करना पड़ता है। आप किस अकाउंट में लेना चाहते हैं, भले ही आपका 10 लेकिन ऐसा अकाउंट नहीं सकता है तो देख लीजिए। एक मिनट ध्यान दो। बेसिक फोन अगर आपके पास में है, बेसिक फोन तो समझ में आ गया होगा, यस सर, जो बटन वाला उसमें नेट नहीं चलता है। बेसिक फोन है उसमें जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है और बैंक अकाउंट आपका अप टू डेट है, सब कुछ केवाईसी ओके है, तो आप उस मोबाइल और एटीएम कार्ड भी होना चाहिए। ध्यान रहे एटीएम कार्ड भी जरूरी है क्योंकि एटीएम कार्ड पासवर्ड सेट करने के लिए जरूरत पड़ती है, जरूरत है। तो एटीएम कार्ड भी है तो उसको पासवर्ड सेट करते हैं हम लोग मोबाइल फोन में। सेटिंग करने के बाद में जब भी आप पैसा ट्रांसफर करोगे किसी के अकाउंट में तो आपका जो मोबाइल में जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा, तो डायरेक्ट उस अकाउंट से पैसा कट के किसी और के अकाउंट में पहुंच जाएगा जब आप भेजोगे। तो आपका सवाल है कि वही मोबाइल नंबर है किसी और के अकाउंट में है? नहीं सर, तो मेरा तो उससे मेरे पास एक नंबर है हां और मतलब तीन अकाउंट से 5-6 का उसी बैंक में अकाउंट है, वही मोबाइल नंबर लिंक है। हां ऐसे बात नहीं होता। अरे तो वही तो हम भी बोले अभी आपको। जी हाँ बोले अभी जो हम बोले वही बोले ना कि आपके मतलब पास एक सिम से मतलब आपके पास मोबाइल फोन है, आपका सिम आपका बैंक में अकाउंट है, आप सब कुछ कर रहे हो। अब चला पता है कि वही सिम जो है दूसरे अकाउंट से भी ऐड है, वही ना हुआ, हमारे भाई का भी वही, मम्मी का भी वही, पापा का वही, वही अकाउंट नंबर एक ही सिम से ऐड हो गया है। ये ना क्वेश्चन तुम्हारा था? नहीं छोड़िए नहीं, क्लियर एक बचा है, इसमें समझे आपने क्वेश्चन? तो ऐसा कहना था कि अगर एक ही मोबाइल नंबर और सबका अलग-अलग अकाउंट है उसमें ऐड हो गया है तो कैसे भेजेंगे? तो आप नहीं भेज सकते हो, बस कहना है आप नहीं भेज सकते, आप नहीं अकाउंट से आप भेज सकते हो। हाँ उसके अकाउंट से भी भेज सकते हो तब जब उसका एटीएम कार्ड आपके पास में रहेगा तो उसका भी यूपीआई सेट कर लो, भेज दोगे तो चोरी करना आसान हो जाएगा। साइबर क्राइम बोलते हैं ना, ऐसे को बोलते हैं साइबर क्राइम। अगर मान लो चलो किसी को चोरी करना है किसी का, तो उसका अगर कोई लेडीज आई बैंक में तो बेटा फॉर्म भर दो, डाल दो अपना ईमेल आईडी, डाल दो अपना मोबाइल नंबर और सब कुछ कर दो, उसको दे दो, आप चोरी कर सकते हो, उसका अकाउंट खाली कर सकते हो। आप पासवर्ड नेट बैंकिंग चालू कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे पासवर्ड नेट बैंकिंग का, तुम्हारे मोबाइल में ओटीपी आएगा, फंड करोगे ट्रांसफर, तुम्हारे मोबाइल में ओटीपी आएगा। हां ठीक है, उनके अकाउंट कम से कम 3 है, एक नंबर से ऐड है ना सर, अगर आप पैसा भेजेंगे तो किसके अकाउंट में जाएगा? हम भी भेजेंगे जी किसके अकाउंट में जाएगा? सबका अकाउंट नंबर अलग होता है, सबका अकाउंट नंबर अलग ही होता है, तो लेकिन बात है यूपीआई में, यूपीआई सबका सेम होता है। यूपीआई सबका सेम कैसे रहता है? रहेगा ना। नहीं सर, जब एक नंबर से ऐड यूपीआई एक होगा, यूपीआई तो एक ही होगा। नहीं यूपीआई अलग होगा, अलग-अलग बैंक अकाउंट का अलग-अलग यूपीआई होगा, मतलब एक मोबाइल दो बता अच्छा क्वेश्चन है, मोबाइल नंबर एक है और अकाउंट दो है, तो वो दोनों अकाउंट का अलग-अलग यूपीआई जनरेट होगा, ट्राई करना आप। नहीं लेकिन ऐसा आप देखें कि उसमें दो ऑप्शन आता है, आप ट्राई करना, एक अकाउंट का एक ही यूपीआई रहता है, इंडिविजुअल कोई मैच नहीं करता है। अगर एक ही सिम है यूपीआई दो होगा आपको, अगर दो अकाउंट है तो एक कैसे हो सकता है? यूपीआई आईडी अलग होगा, मोबाइल नंबर एक होगा, यूपीआई आईडी अलग होगा। आप ये समझे कि मोबाइल नंबर करता है जनरेट यूपीआई आईडी, नहीं बैंक करता है यूपीआई जनरेट। आगे इसमें मैं हां देखना आप क्वेश्चन आंसर पढ़िए हमसे। यूएसएसडी ठीक है, *99# है इसका कोड और इसके हम लोग क्रेडिट कोड से ट्रांसफर करते हैं। ये तो बहुत आसान है। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एक नंबर ये इसका आंसर होगा, देख लेते हैं। हाँ एक नंबर एईपीएस सबको पता होगा, एईपीएस जो आधार कार्ड से जो पैसा निकासी करते हैं हम लोग फिंगर लगा करके, उसको एईपीएस कहते हैं। आईपी का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी?
इंटरनेट प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग प्रोटोकॉल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल नन क्या हो सकता है? यस सर। क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी क्या होता है? आईपी क्या होता है? ईएमआई पता है आपको? सॉरी आईएमआई पता है? क्या होता है? ईएमआई पता है? IMI पता नहीं। आईएमआई नंबर किस जमा करते हैं आप? इसका मोबाइल का दो। मोबाइल का होता है। इसका होता है पता है कि नहीं? जी सर। सभी के मोबाइल का एक नंबर होता है आईएमआई नंबर। अगर मोबाइल चोरी होता है तो उसी नंबर से ट्रेस करते हैं हम लोग। सुनिए पल्लवी, सुने हो? आप लोग सुने हो ना? नहीं सुने हो तो आज सुन लो। जितने भी लोगों का मोबाइल नंबर मोबाइल फोन होता है, जब मोबाइल कवर ओपन करोगे तो उसके कवर में आप देखना डब्बा पे लिखा था आईएमआई नंबर। अगर बैटरी बोर्ड होगा पीछे से तो उस पे लिखा है आईएमआई नंबर। वो यूनिक नंबर होता है। अगर मोबाइल गुम हो गया तो आप जब भी कंप्लेंट करते हो थाना में तो वही आईएमआई नंबर के द्वारा जो साइबर क्राइम ब्रांच है गवर्नमेंट का वो ट्रेस करती है कि ये मोबाइल कहां यूज हो रहा है। तो क्या तो यूनिक नंबर होता है जिसको कहते हैं आईएमआई। इसी तरीके से आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को परफॉर्म है इसका आईपी एड्रेस। जितना भी कंप्यूटर है हर कंप्यूटर का इंडिविजुअल एक आईपी एड्रेस होता है, अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और मेरे पास में इंटरनेट का कनेक्शन है, हम इसको लगा के यूज कर रहे हैं और अपने कंप्यूटर से कुछ फ्रॉड हो गया, जैसे किसी का पैसा चोरी कर लिया या डाल दिया कहीं पे बम विस्फोट करना है या कुछ भी कर दिया, कोई भी ऐसा क्राइम कर लिया तो सरकार तो खोजेगी। तो सरकार पता लगाएगी कि मतलब ये जो आईपी एड्रेस था जो यूज हो रहा था ये किस लोकेशन में यूज हो रहा था। तो वो आईपी एड्रेस मेरे कंप्यूटर का है तो आईपी एड्रेस के द्वारा वो इस लोकेशन तक पहुंच सकती है। तो आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर में अलग अलग होता है, समझ गए? उस आईपी एड्रेस के माध्यम से बहुत सारा काम होता है। जब आप पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा आपको। अभी इतना समझ लो कि आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है और थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दिया कि आईपी का काम क्या है। थोड़ा समझ में आ गया ना आईपी क्या है? आगे बढ़ो। यूपीआई में यू का क्या अर्थ है? यूपीआई में यू का मतलब क्या है? होने के लिए दिमाग में संतोष सब कुछ है, भरपूर आईटी वर्ड शामिल लैंडमार्क आईटी वर्ड कंप्यूटर एजुकेशन। नासरीन आईटी वर्ल्ड के एक नंबर सर। यूनिफाइड। देखो सबसे पहले यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपको चल गया पता है कि यू का मतलब क्या है? क्या होगा? यूनिफाइड। यूपीआई के यू का मतलब होता है यूनिफाइड, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ध्यान रखोगे इसको। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एक नंबर सर। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना इसको। ऑटोमेटेड एक नंबर होगा, ये मशीन से जो है नहीं सर, बी होगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटिक होता है। नहीं सर, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक होता है, बी होगा सर, ऑटोमेटिक यही होगा। ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड? ऑटोमेटिक अब उसका हिमांशु कंफर्म है सर। हम बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये होगा। ए होगा। कैसे? यही होगा। अपन अभी लोग बनाएंगे। बस बस क्या वाले? ए। सब बनाया हो। अभी लोग के जैसे बनाए गए हैं। क्वेश्चंस ए है, ठीक है? ध्यान रखना। क्वेश्चंस एक नंबर वाला है आंसर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कौन पढ़ा है जी? सब कोई बोल रहे थे, हमको बोल रहे थे बड़ा गलत। ऑटोमेटिक हम कंफर्म। आप बोला ऑटोमेटिक? यस यस पढ़े तो इसी का आंसर बोले। क्या पढ़ लिए हो तुम लोग? टेंथ में इकोनॉमिक्स में था। यस सर, यस सर, ऑटोमेटिक था।
इसी कारण से हम लोग बोल रहे हैं। हाँ, तो सर सीडी में डिफरेंट है, बाकी तो सब सही है। हाँ एक वर्ड से नाम जो आता है हाँ जी। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड एक नंबर होगा, एटीएम का फुल फॉर्म ध्यान रखना, ऑटोमेटिक नहीं होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम मशीन को कहते हैं हम लोग। कंजनरेशन के साथ हमें एडी याद रहेगा। केवाईसी मींस, केवाईसी तो सब कोई करते हैं, केवाईसी बहुत करते हैं, हमेशा केवाईसी के लाइन में लगे रहते हैं, भीड़ में घूमते रहते हैं हर बैंक के केवाईसी में। स्टेट बैंक में कुछ ज्यादा ही केवाईसी लगता है। तो केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। एक नंबर इसका आंसर होगा। यस सर, चेक कर लेते नो हैं। योर कस्टमर। एक नंबर नो योर कस्टमर, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ग्राहक को पहचानते हाँ। हैं? अपने ग्राहक को पहचानने के लिए ग्राहक बैंक जाता है। यस इसको सर। केवाईसी कहते हैं। ये होता है ना, आप अपने आप को पहचान पाने के लिए बैंक जाते हो, ताकि बैंक आपको पहचान ले, आपको डॉक्यूमेंट देते हो, ताकि आपका ट्रांजैक्शन रुके ना। इस ग्राहक को जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर, 102%। चलो, द नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड ऑन एटीएम डेबिट कार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि एटीएम कार्ड के ऊपर में जो नंबर होता है, हाँ यार, गलत नहीं बोलो। कितने अंक का नंबर होता है? 16 डिजिट। कितना होता है? 16 एटीएम कार्ड हमें है, 16 घर में गिनना एक बार, कितना नंबर होता है? 4 दो। कितने अंक का नंबर होता है? 16 देखते हैं। 16 डिजिट का एटीएम कार्ड के ऊपर में जो नंबर होता है वो 16 डिजिट का नंबर होता है। ध्यान रहे, 16 डिजिट का नंबर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम एप्लीकेशन? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम एप्लीकेशन? नंबर 1, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनेट फॉर मनी, भारत इंटरनेट फॉर मोबाइल। नन ऑफ दिस। क्या होगा? एक नंबर, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी क्या है ये चीज? भीम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो भारत सरकार ने बनाया है। भारत सरकार ने इसलिए बनाया है कि मेरे जो भी नागरिक है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मोबाइल के माध्यम से करे। ये एक यूपीआई एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन है? यूपीआई एप्लीकेशन। स्टार्टिंग में बताया था यूपीआई क्या होता है। यूपीआई जिस तरीके से फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, उसी तरीके से भीम एप्लीकेशन भी काम करता है। तो भीम एप्लीकेशन के माध्यम से पैसा अगर आप ट्रांसफर करते हो और पैसा आपका फंस गया कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसकी जिम्मेदार आपकी सरकार होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन है। द उमंग एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर। उमंग एप्लीकेशन यूज किस लिए करते हैं? उमंग एक एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन है उमंग, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो मिलेगा। आंसर क्या है? फास्ट एनिमेशन, फास्ट गेमिंग, ऑफलाइन सर्विस, फास्ट टेक्स्ट मोबाइल, गवर्नमेंट्स। डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, उमंग के बारे में समझो, आंसर आप खुद निकाल लेना। ठीक है, ठीक। समझो, उमंग एक एप्लीकेशन है और व्हाट्सएप क्या है? एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन उसी तरीके से उमंग एक एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हो किससे? प्ले स्टोर से। उमंग को भी डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। उसी तरीके से खोलेंगे प्ले स्टोर, लिखेंगे उमंग, उमंग करेंगे डाउनलोड। जब डाउनलोड हो जाएगा, जब उसको ओपन करेंगे आप, तो ओपन करने के बाद में आपको बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विस मिलेगी। बिहार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल, भारत सरकार और राज्य सरकार, सुनो ना, दोनों सरकार की जितनी भी सर्विसेज है, जितनी भी योजना है भारत सरकार की, सारी योजना का इंफॉर्मेशन आपको उमंग एप्लीकेशन में मिलेगा। और उस एप्लीकेशन को आप जब भी मन यूज कर सकते हो। एग्जांपल डॉक्टर राशन कार्ड अप्लाई करना है, बिजली बिल जमा करना है, आयुष्मान कार्ड बनाना है, या कुछ भी सरकार जितना भी सरकारी योजना है, सारी योजना का लाभ आप उमंग एप्लीकेशन से ले सकते हो। ये मोबाइल के माध्यम से आसानी से आप कर सकते हो प्ले स्टोर से। आप इसका आंसर ढूंढो क्या होता है? फास्ट ट्रैक मोबाइल। ऑप्शन डी सर। क्या होगा? ऑप्शन डी। समझ गया ना? क्यों होगा? क्योंकि फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, सरकारी जितनी भी सुविधा है मोबाइल के माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हो। इसका आंसर यही होगा।
हाउ मेनी डिजिट इन आईएफएससी कोड? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईएफएससी कोड में कितने अंक का नंबर होता है? आईएफएससी कोड में कितने अंक का नंबर होता है? क्या है आईएफएससी कोड? वो जो अकाउंट नंबर में 11 बैंक पासबुक में रहता है। अकाउंट नंबर में रहता है। कहाँ रहता है? बैंक पासबुक में रहता है। 11 डिसाइड करो अकाउंट में रहता है कि बैंक में? 11 क्या काम करता है आईएफएससी कोड? वो सर ब्रांच को पता। हिंदुस्तान के अंदर में अगर किसी भी अकाउंट में पैसा करना है ट्रांसफर, तो आपको पड़ेगी जरूरत अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और नेम ऑफ कैंडिडेट जिसको भेजना है और बैंक का नाम। तो वही हो आईएफएससी जाता कोड है। और अकाउंट नंबर आपको देना ही पड़ेगा। हर बैंक का अलग-अलग आईएफएससी कोड होता है, हर बैंक का। जैसे कि शाखों का क्या है? शाखों का स्टेट बैंक का आईएफएससी कोड है SBIN, नाम सुनो? यस यस 0003434 यस सर। 3434, ये आईएफएससी कोड है। अब ये जो आईएफएससी कोड है, आप काउंटिंग करो कितने अंक का हुआ? SBIN लेकिन एक मिनट 0003434, 10 और 11। लेकिन सर आप वहाँ पे लिखे हैं लेकिन सर दोनों अल्फाबेटिक और डिजिट दोनों है सर। हाउ मेनी डिजिट्स इन आईएफएससी कोड? आईएफएससी कोड में कितने नंबर होता है? सर वो तो सब सही है 11 डिजिट करता है लेकिन उसमें अल्फाबेटिक भी और नंबरिंग दोनों। अरे तो डिजिट का मतलब क्या हुआ? दोनों ना होता है। काउंटिंग करना अगर आप न्यूमेरिक पढ़ते हैं, अल्फा पढ़ता ओनली, तब ना होता है। और ये होता है हाउ मेनी नंबर, न्यूमेरिक नंबर इन आईएफएससी कोड, तब यहाँ पे होता है। यहाँ पे हाउ मेनी डिजिट, कितना अंक। तो अंक हमारा एबीसीडी भी हो सकता है और 1 2 3 हो सकता है। समझ गए? तो आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है? 11। सभी के पासबुक में आईएफएससी कोड होगा, सारे बैंक को। और आपको बता दें, हिंदुस्तान के अंदर में अगर हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आईएफएससी कोड चाहिए। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर बनाने। और अगर विदेश ट्रांसफर करना है तो एक आता है स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट कोड, वो विदेश के लिए होता है। अगर आपको यहाँ से भेजना है पैसा अमेरिका, तो आपको उसके लिए स्विफ्ट कोड, जैसे आईएफएससी कोड यहाँ होता है वैसे विदेश के लिए स्विफ्ट कोड होता है। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। POS स्टैंड फॉर, POS क्या होगा फुल फॉर्म? पॉइंट ऑफ सेल। POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है POS? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे, बता दिया फुल फॉर्म होता क्या है। कितने लोगों ने देखा है हाल तक? कोई नहीं देखा है, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी कोई देखे हो POS। हम बताएंगे नहीं, खाली एक बार दिखा देंगे, बाकी आपको समझ जाना है। और उसके बाद से मुझे पता है POS क्या होता है। ATM ये दिख रहा है आपको मशीन? यस सर। मशीन दिख रहा है? मशीन दिख रहा है? मशीन दिख रहा है? वो सब मुझे पता है, बोलो। पता है पता है ना? यस सर। आप समझ में पता है मुझे। स्वीट मशीन। ये है आपका पोस्ट मशीन, पॉइंट ऑफ सेल, इसको कहते हैं पोस्ट मशीन। अब आप लोग कहते होंगे क्या? पैसा निकालने वाला मशीन जो छोटा वाला होता है, यस सर। है ना? स्वीट मशीन से जानते हैं। तो इसको कहते हैं पोस्ट मशीन, पॉइंट ऑफ सेल, याद रहेगा? यस सर। ठीक है, या बंदर तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये खत्म हो गया, चैप्टर यहीं तक था। ठीक है,
जो पढ़ाए समझ में आया? सर वीडियो को पॉज करना मत करिए, ठीक है? समझ में आया? याद रहेगा? यस सर क्या ऐसा था कि अगर